लेकिन हमारे देश में कश्मीर राज्य को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, जिससे भारत की जन समुदाय में एक दूसरे समुदाय के प्रति घृणा का माहौल पनपा। 371F में एक स्पेशल प्रोविजन किया गया। उसमें यह कहा गया कि जो सिक्किम राज्य में जितनी भी नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी, वह वहां के स्थानीय लोगों के लिए ही निश्चित होंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 क्या है और उसका इतिहास क्या है। दोनों बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 2 है, ये क्या है, ये क्या कहता है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझेंगे। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स on such terms and conditions as it thinks fit. Article 2A says Sikkim to be associated with the Union, and the same was repealed by the 36th Amendment Act 1975. इसको हिंदी में इस प्रकार पढ़ेंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो यह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। और जो 2 कै है, उसमें 35वें संशोधन के जरिए 1975 में सिक्किम राज्य को अधीनस्थ राज्य का दर्जा दिया गया और तभी उसको अधीनस्थ राज्य का दर्जा देने के लिए यह अनुच्छेद 2 कै भारत के संविधान में जोड़ा गया। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1975 में ही हुआ, यह जो 2 कै है, इसको रद्द कर दिया गया। क्योंकि जब 1975 में 35वें संशोधन के जरिए सिक्किम राज्य को अधीनस्थ होने का दर्जा मिला, तब वह भारत का एक फुल फ्लैज या पूर्ण राज्य नहीं था। उसे सिर्फ भारत का संरक्षण प्राप्त था। वह भारत का एक अधीनस्थ राज्य था। लेकिन बाद में जब वहां की जनता से एक रेफरेंडम कराया गया, तो उस रेफरेंडम में 90% जनता ने भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के तौर पर शामिल कर दिया गया। और भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का नाम अंकित कर दिया गया। जैसा कि हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड, then we can easily understand that this article is concerning only for the states which are not the part of Indian territory or Indian Union. It talks about the states outside the Indian Union. 2 words have been mentioned in this article. The one is admission. It does mean that the admission of a state who has its legal political form and it exists
as an independent state which has to be admitted into Indian Union, where the another word is establishment, which indicates that no state has its independent legal and political entity, but it has to be formed, it has to be established. So about two type of states this article mentions, and one another thing which is noticeable here, that is Indian Union. We know that the India is a union of 28 states. So any other state which is to be admitted into Indian Union, or any state which is to be established by Indian Union, this article is concerned. तो साथियों, यहाँ पर जो दो शब्द दिए गए हैं इस अनुच्छेद में, एक है एडमिट यानी कि प्रवेश कराना, दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट यानी कि बनाना या स्थापित करना। इन दोनों शब्दों से यह मालूम पड़ता है कि यह भारतीय संघ के बाहर किसी राज्य की बात करते हैं। किसी भी ऐसे राज्य को जो कि पहले से ही बना हुआ है, जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, जो किसी के अधीन नहीं है, जो किसी अन्य देश के अधीनस्थ नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का उस पर नियंत्रण नहीं है, यदि वह राज्य भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है और उसे भारतीय संघ अपने में मिलाना चाहता है, तब यह अनुच्छेद 2 काम आता है। दूसरा यह है कि यदि कोई राज्य अभी अपने स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है और वह यह स्वतंत्र अस्तित्व में आने की इच्छा प्रकट करता है और स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद भारतीय संघ में शामिल होने की उसकी इच्छा है, तब भी यह अनुच्छेद 2 काम आता है। यानी कि किसी नए राज्य की स्थापना करने के लिए भी अनुच्छेद 2 ही काम आएगा। साथियों, अब हमें यह समझना चाहिए कि ये जो भारतीय संघ के बाहर के राज्य कौन से थे या कौन से हैं। अब तक के इतिहास पर अगर नजर डालें तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब उस समय भारत के ऊपर कई यूरोपीय शक्तियों का राज्य था या शासन था। इसमें ब्रिटिश शासकों के अलावा पुर्तगाली, फ्रांसीसी इत्यादि भी थे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए और वे सबसे अंत तक रहे, और भारत में उनका राज्य गोवा, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली में रहा, जिन्हें कि बाद में अलग अलग ऑपरेशंस के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा फ्रांसीसियों का जो राज्य था, जो शासन था, वो पौंडीचेरी, यमन, माहे, करिकाल और पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर नाम के क्षेत्र पर था। इन फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों पर विभिन्न ऑपरेशंस के माध्यम से भारतीय संघ ने इनको अपने भीतर शामिल कर लिया, और एक राज्य और एक क्षेत्र चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 की धारा का इस्तेमाल करते हुए भारत के संविधान में संशोधन करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इन सभी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर क्षेत्र को अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके भारतीय संघ में शामिल किया गया।
यह पहला और आखिरी अवसर था जब किसी क्षेत्र को भारतीय संघ में अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके प्रवेश कराया गया हो या शामिल किया गया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक हिमालयी पड़ोसी देश सिक्किम, जिस पर चोग्याल वंश का शासन चल रहा था, उसने भारत के साथ आने की इच्छा प्रकट की और भारत का संरक्षण प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तब 1975 में भारत के संविधान में पुनः संशोधन करके 35वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम राज्य को अधीनस्थ राज्य होने का दर्जा प्रदान किया गया। इससे इस राज्य को भारत का संरक्षण प्राप्त हो गया। लेकिन जल्दी ही एक पब्लिक रेफरेंडम कराया गया जिसमें लगभग 90% जनता ने भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद सिक्किम राज्य को भारत के संघ में पूर्ण रूप से फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और 36वें संशोधन के माध्यम से जो 35वां संशोधन किया गया था, जो उसके उपबंध थे, उनको रद्द कर दिया गया। भारतीय संविधान में जब 35वां संशोधन किया गया तब एक 10वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें सिक्किम राज्य को अधीनस्थ दर्जा देने का व्याख्यान था, जिसे 36वें संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की अनुच्छेद 2 कै और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। इस अनुच्छेद में एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, शर्तें, एज इट थिंक्स फिट, जैसा कि भारतीय संसद उचित समझे वो शर्तें। तो इसको कंट्रोल करते हुए, इस पर नियंत्रण स्थापित करते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आर.सी. पौड्याल नाम के केस में यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि भारत के संविधान के मूल ढांचे को छेड़े बगैर, उसमें किसी भी प्रकार की कमी किए बगैर वह अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर सकता है। यानी कि किसी भी बाहर के राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकता है, किसी नए राज्य को स्थापित कर सकता है। जब सिक्किम राज्य को भारत के संविधान के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया, तब भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F में एक स्पेशल प्रोविजन किया गया। उसमें यह कहा गया कि जो सिक्किम राज्य में जितनी भी नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी, वह वहां के स्थानीय लोगों के लिए ही निश्चित होंगी। बाहर के लोगों के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ में यह व्यवस्था भी की गई कि यदि योग्यता के आधार पर या कुछ और ऐसी एलिजिबिलिटी आती है जिसके कारण स्थानीय निवासी उन नौकरियों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तब तक, जब तक कि स्थानीय निवासियों में वह योग्यता उत्पन्न नहीं होती है या उन नौकरियों को पूरा करने के लिए वे सक्षम नहीं होते हैं, तब तक बाहर से उन नौकरियों को भरे जाने की व्यवस्था की जा सकती है। साथियों, उस समय कुछ बाहर के लोगों को वहां पर नौकरियां मिली, लेकिन बाद में जब उनकी नौकरियां वह उनसे छीनी गईं, तब उन्होंने उस पर आपत्ति जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस लेकर गए जो कि स्टेट ऑफ सिक्किम वर्सेस सुरेश प्रसाद शर्मा के नाम से विख्यात है, जो कि 1994 में हुआ। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 371F को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाएगा। इतिहास के जिन घटनाओं के जरिए, जिन घटनाओं के आधार पर, जिन तथ्यों और उपबंधों के आधार पर, जिन शर्तों के आधार पर सिक्किम राज्य का
भारतीय संघ में प्रवेश हुआ है उनको पूरी इज्जत प्रदान करनी चाहिए। इसलिए उस संदर्भ में अगर हम देखें तो 371F भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं करती है, चाहे वह अनुच्छेद 14 हो, 16 हो। इनका किसी भी प्रकार से यह अनुच्छेद 371F हनन नहीं करती है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में सिक्किम राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ है उनको समझना बहुत जरूरी है। और साथियों, ऐसी ही स्थिति कश्मीर के साथ में रही। कश्मीर राज्य का जो भारतीय संघ में प्रवेश हुआ वह भी कुछ ऐसी ही शर्तों के माध्यम से हुआ था जो कि धारा 370 में उपबंधित थी। लेकिन हमारे देश में कश्मीर राज्य को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, जिससे भारत की जन समुदाय में एक दूसरे समुदाय के प्रति घृणा का माहौल पनपा और भारत में जो शांति और सौहार्द का माहौल था उसे खराब किया गया। तो साथियों, इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 आज तक केवल एक ही बार प्रयोग में लाया गया है, वह पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर क्षेत्र को शामिल करने के समय। उसके अलावा आज तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 का प्रयोग नहीं हुआ है। चंद्रनगर के बारे में आपको कुछ और जानकारियां बता देता हूं कि चंद्रनगर फ्रांस के अधीन था और 1688 में फ्रेंच डायरेक्टर डैश लैंडे ने इसे 40,000 रुपये देकर एक मुगल सूबेदार से खरीदा था। फ्रांसीसी भाषा में इसे चंद्री नागौर कहते हैं और हिंदी में इसको चंद्रनगर कहा गया। 1730 तक फ्रेंच गवर्नर डुप्ले इसका प्रशासन पौंडीचेरी से करते थे और 1948 में इसका नियंत्रण डिफैक्टो आधार पर भारतीय संघ को दे दिया और ऑफिशियली 2 फरवरी 1951 को यह डी ज्योरे भी भारतीय संघ में शामिल हो गया। डिफैक्टो और डी ज्योरे दो शब्द हैं, इनका अर्थ भी आपको समझा देता हूं कि डिफैक्टो का मतलब यह है कि आपका किसी भी चीज पर, किसी भी क्षेत्र पर व्यवहारिक तौर पर नियंत्रण माना जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जब डी ज्योरे कंट्रोल स्थापित हो जाता है तो यह माना जाता है कि डिफैक्टो और डी ज्योरे दोनों तरह का नियंत्रण अब उस क्षेत्र पर स्थापित है। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण नगर आज वेस्ट बंगाल का हिस्सा है और यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो कि फ्रांस और पुर्तगाल के जितने भी क्षेत्र थे उनसे लिए गए, उन सबको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन यह मात्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसको अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके भारत के संघ में शामिल किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और अब तक नहीं किया है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से मेरा यह चैनल सब्सक्राइब। हम लोग इसी तरह से आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहें और आपको भेजते रहें।